हेलो जवाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मैथ्स का अगला टॉपिक मतलब लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर मैंने शुरू किया है। उसकी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने आपको बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने क्या है आपको सिखा दिया है। आज उसके बिहाफ पर आपको पता ही है, मान लो क्या होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मान लो स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज उनके क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लिखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसको आप खुद मान लो ट्राई करना। अगर नहीं होगा फिर उसके बाद क्या सोल्यूशन को देखना कि भाई कैसे उस क्वेश्चन के साथ क्या करना है, डील करना है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन लिखते जाना, कॉपी पेन निकाल लो, क्वेश्चन को साथ साथ लिखते जाना। Examination average at least 60। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना। ठीक है, मान लो अगर आपको स्टेटमेंट समझ आती है तो फिर मैं करके बताता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से कि भाई क्या लिखा है, रवि ऑब्टेन्ड 70 और 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो इसका मतलब 2 यूनिट टेस्ट हुए हैं। तो ठीक है, लिख लो यहाँ पर इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए, रवि के 70 आए हैं। सेकंड यूनिट टेस्ट में रवि के कितने मार्क्स आए हैं, 75 आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब थर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स हमें पता नहीं है। मान लो हम लेट कर लेते हैं, तो लेट मार्क्स है ना, मार्क्स इन थर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो थर्ड एग्जामिनेशन में कितने उसके मान लो क्या है मार्क्स आए हैं, या मार्क्स इन मान लो थर्ड यूनिट टेस्ट लिख लो। थर्ड यूनिट क्या होगा, टेस्ट होगा। मान लो एक्स हमने क्या कर दिए, लेट कर दिए, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 क्या होगा, मार्क्स होगा। तो क्या मतलब, ये 2 वर्ड आपको समझ होने जरूरी है, एटलीस्ट। ठीक है, तो एटलीस्ट का हिंदी मतलब है कम से कम, कम से कम। मान लो कम से कम क्या होने चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए। मान लो कम से कम इतने, इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है ना, कम से कम इतने, कम से कम मान लो क्या है इसका मतलब होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक वर्ड आता है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो बाकी इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो ध्यान से देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई उसके तीसरे मान लो एग्जामिनेशन में कितने नंबर आए ताकि उसकी एटलीस्ट मान लो 60 क्या बन जाए, एवरेज बन जाए। यही क्या ना, टू एन हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट क्या होगा, 60 क्या होगा, मार्क्स होगा। उसने कहा कि भाई मान लो उसके कितने मार्क्स आए कि उसकी जो एवरेज है वो एटलीस्ट का मतलब सर कम से कम, एटलीस्ट कम से कम मतलब कम से कम कितने मार्क्स बनने चाहिए, 60। तो 60 से ज्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, कम से कम मान लो अगर इक्वल टू लगाएंगे और मान लो कम इससे ज्यादा हो तो हम क्या सिंबल यूज करते हैं, ये। तो ये सिंबल क्या शो करता है, यही तो शो करता है कि भाई कम से कम है ना, कम से कम कितने मार्क्स, कम से कम 60 मार्क्स, और उससे क्या होंगे, और उससे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, उससे क्या होंगे, उससे ज्यादा क्या होंगे, उससे ज्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, तो मान लो ये आपके क्या है, मान लो एटलीस्ट है ना। एटलीस्ट सिंबल का मतलब जब भी आपको एटलीस्ट सिंबल दिखाई दे, मतलब एटलीस्ट कहा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, ये कि कम से कम इतने मार्क्स, इससे ज्यादा हो तब भी चलेगा। तो वही बोल रहा है कि भाई एवरेज होना चाहिए वो कम से कम 60 होना चाहिए, मतलब कम से कम 60 होना चाहिए। तो 60 से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, बट 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो जब भी एटलीस्ट आए, एटलीस्ट के लिए ये सिंबल क्या करना है, यूज करना है। तो ठीक है सर, मेरे को पता लग गया कि भाई ये हो गया। तो अब लिखो
लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई जो ये 3 यूनिट टेस्ट हुए इन तीनों का क्या है कि भाई जो एवरेज होगा वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो एटलीस्ट 60 मतलब 60 के बराबर हो या 60 से ज्यादा हो, बट 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस सिंबल का मतलब सर हमने पीछे सीख लिया है कि भाई 60 से मतलब एवरेज जो है वो 60 से ज्यादा है या 60 के है, क्या है, बराबर है, इससे कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज जो होगी वो 60 या 60 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सर एवरेज आपको पता ही होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ क्या होता है, क्वांटिटी, है ना। सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है एवरेज का, तो लिख लेते हैं एवरेज क्वांटिटी क्या है यहाँ पर। सर मार्क्स है 1 2 3, 3 मान लो जो मान लो पेपर हुए हैं उनके मार्क्स हैं, तो इसका मतलब 70 प्लस 75 प्लस x सम ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो कितने एग्जाम है सर, 1 2 3, 3 एग्जाम है, तो डिवाइड बाय क्या होगा, 3 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 60 होगा। तो अभी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, मैंने आपको बताया था कि भाई पीछे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया था, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करते हैं मैंने बताया था कि इसे दिमाग में इक्वल टू रखना है, जैसे इक्वल टू में x की वैल्यू सॉल्व करते हैं सेम टू सेम वैसे ही इस इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, सॉल्व। तो सर ये इक्वल टू होगा, तो सर ये देखो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को प्लस करो, तो 70 और 75 कितने होते हैं, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, 60 से 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ गया। तो मेरे को पता है सर x की वैल्यू हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो फिर x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस। तो इसका मतलब 180 माइनस 145, और x की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन इक्वल टू कहां, मतलब कितनी आई, 35। तो x की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आई, 35 आई। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब x का मतलब ये भी क्या है, x मतलब x की एटलीस्ट वैल्यू कितनी आई, 35। तो क्या मतलब सर, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इसका मतलब x जो होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, या 35 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ध्यान से देखो, उन्हें क्वेश्चन में भी यही पूछा है, क्या मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड मिनिमम, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स। तो सिंपल सी बात है सर, 35 क्या है, सबसे कम मार्क्स आए, अगर 35 आएंगे तब भी उसकी मान लो जो परसेंटेज है मतलब एवरेज बनेगी वो 60 के बराबर बनेगी। तो फिर सिंपल सी बात है, कम से कम मार्क्स कितने होंगे, 35 होंगे, या 35 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मिनिमम मार्क्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए बच्चे के, 35 के आने चाहिए। नंबर 35 से ज्यादा आएगा तब भी उसकी परसेंटेज जो एवरेज है वो 60 से ज्यादा ही बनेगी, अगर 35 आएगा तो उसकी एवरेज कितनी बनेगी, 60 के बराबर बनेगी। तो मिनिमम 60 चाहिए, तो जब 35 भरोगे तो 60 आएगी, अगर 35 से ज्यादा नंबर आएंगे तब भी क्या है, ये चीजें क्या होंगी, सही होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, उसने मिनिमम पूछा है, मिनिमम मतलब कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए, तो कम से कम मार्क्स कितने आने चाहिए, 35 आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, तो ये था आपकी क्या है, मान लो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो चलो मान लो अब आपको समझ आ गया कि कैसे इन क्वेश्चन से डील करना है, तो आप खुद, अब मैं लिखूंगा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना, फिर आपको बातें क्या आएंगी, समझ आएंगी जब आप खुद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो लिखो अगला क्वेश्चन। One must obtain an average of 90 or more marks in 5 examination. In 5 examination, each of 100 marks. If the Sunita marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, what find minimum number of marks Sunita gets in fifth examination to get grade A.
ठीक है, तो ये आपका क्या है, मान लो अगला क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो पढ़ो क्या लिखा है, कहता है टू रिसीव ग्रेड ए। मान लो किसी को ग्रेड ए लाने के लिए इन ए कोर्स, मान लो कोई कोर्स है उसमें ग्रेड ए लाने के लिए मान लो वन शुड मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 और मोर मार्क्स इन 5 एग्जामिनेशन। तो क्या बोल रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लो जो एवरेज है, मान लो 5, मान लो जो एग्जामिनेशन हुए उनकी एवरेज जो होगी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 और मोर मार्क्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो भी सिंपल सी बात है सर, एटलीस्ट वाला ही हो गया कि भाई लगभग मान लो पहले कितनी होनी चाहिए, कम से कम 90 होनी चाहिए या 90 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो भी सिंपल सी बात है सर, एवरेज जो होगी वो 90 या 90 से क्या होगी, ज्यादा होगी। वो बोल रहा है कि जब मान लो क्या लाना होगा, ए ग्रेड लाना होगा किसी कोर्स में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। 90 मार्क्स इन 5 एग्जामिनेशन, ईच ऑफ 100 मार्क्स, मतलब हर एक के मार्क्स कितने हैं, 100 है। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, तो सिंपल सी बात है, सुनीता का नाम लिया है, सुनीता के नंबर दिए हैं पहले 4 में। ठीक है, तो लिख लो इन फर्स्ट एग्जामिनेशन में सुनीता के कितने नंबर हुए, फिर सेकंड एग्जामिनेशन में सुनीता के कितने नंबर हुए, ठीक है, फिर थर्ड एग्जामिनेशन में सुनीता के कितने नंबर हुए, फोर्थ में कितने हुए वो हमें पता है ना। तो कितने कितने हुए, तो लिख लो 87 हुए सर, 92, 94, 90 क्या हुए, 5 हुए। तो सर फिफ्थ में हमें पता करने हैं, तो फिफ्थ में हमने लेट कर लिए, लेट नंबर्स है ना, लेट नंबर्स इन क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, तो मतलब कितने नंबर आए, मान लो एक्स हमने मान लिए कि भाई एक्स उसके क्या आने चाहिए, नंबर आने चाहिए। उसके बाद पढ़ो कि भाई 4 एग्जामिनेशन में इतने इतने नंबर आए, फाइंड द मिनिमम नंबर मार्क्स सुनीता शुड गेट इन द क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, एग्जामिनेशन टू ग्रेड क्या होगा, ग्रेड ए। तो ग्रेड ए के लिए मान लो जो एवरेज है, मान लो क्या 5, एवरेज जो होगी 5 एग्जाम के वो कितनी होनी चाहिए, मान लो 90 या 90 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो वो कह रहा है कि भाई मिनिमम मार्क्स कितने आए सुनीता के, मान लो लास्ट एग्जामिनेशन में, ताकि उसकी एवरेज जो है मान लो वो ग्रेड ए मान लो पा ले, मान लो कोर्स में ग्रेड ए लाए। तो सिंपल सी बात है, इसे ग्रेड ए लाने के लिए इसके जो भी नंबर आए हैं उसकी एवरेज कितनी होनी चाहिए, मान लो 90 या 90 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बस अब इनको क्या करो, इनकी एवरेज किसके बराबर कर दो, 90 या 90 से क्या कर दो, ज्यादा। तो बात आपको समझ आ रही होगी, तो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, क्वेश्चन होगा। उसने बोला है कि भाई अगर ग्रेड ए लाना है, सुनीता ने ग्रेड ए लाना है, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई सुनीता इस एग्जाम में कितने नंबर लाए। तो मतलब इनके मतलब हमें पता कि ग्रेड ए तभी आएगा जब सभी की एवरेज जो 5 एग्जाम की एवरेज होगी वो 90 या 90 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है सर, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, एवरेज ऑफ क्या होगा 5 एग्जाम क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 90। तो सर एवरेज का फॉर्मूला अभी पीछे बताया है, सम ऑफ मान लो क्वांटिटीज या सम ऑफ नंबर्स। तो कितने नंबर है सर, 87 प्लस क्या हो गया 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन कितना हो गया सर, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, एग्जाम 5 है। तो सिंपल सी बात है सर, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसको प्लस करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 9 5 कितना होता है 45। तो सिंपल सी बात है सर 450 हो जाएगा। इनको प्लस करो, अब इनको जल्दी जल्दी दिमाग में प्लस करो। तो 170 179 हो गया ना, 179, इन दोनों का सम 179, इन दोनों को करेंगे तो सर 90 90 180 189 हो गया। तो 189 इनको प्लस करो, 8 हो गया, मतलब 18 हो गया, एक आंसर 15 16 हो गया, एक आंसर 368 आ गया। तो ये मतलब 368 प्लस क्या आ गया, x आ गया। तो सर a इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होएगा, तो 450 माइनस कितना हो गया 368 आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, कितना बना, मतलब इसमें 32 और कितने हो गए सर, मतलब 50, इसका मतलब कितना आंसर आया सर 82 आपका क्या आया, आंसर आया। तो सिंपल सी बात है, x का मतलब क्या, x आपने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ मान लो क्या है, नंबर्स इन फिफ्थ क्या किया था, एग्जाम किया था। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि मिनिमम मार्क्स है ना, क्योंकि मेरे को पता है x की वैल्यू क्या आई है, मतलब x की वैल्यू क्या है, मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए x की, मतलब क्या इस इनक्वालिटी का मतलब क्या है, x की मतलब क्या वैल्यू हो सकती है, 82 हो सकती है या 82 से क्या हो सकती है, ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, उसने मिनिमम पूछा है, तो x की सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 82 सबसे कम है, इससे ज्यादा भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो फिर मिनिमम मार्क्स कितने होंगे सर 82। तो मैंने को यही तो पूछा है कि भाई फिफ्थ एग्जाम में मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे, मिनिमम मतलब x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो x की मिनिमम वैल्यू मतलब
मतलब x 82 है या 82 से क्या है बड़ा है, तो फिर x की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई सर 82 हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन, आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, तो चलो मान लो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया, उसके बाद अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, मान लो अगला अगली टाइप का। ठीक है, तो ये तो समझ आ ही गया कि भाई मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, मान लो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि भाई तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है, जल्दी जल्दी लिखो। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव odd positive integer both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11। ठीक है, तो ये आपका क्या है अगला क्वेश्चन है। तो चलो पहले मैं करके बताता हूं, फिर एक इसी टाइप का क्वेश्चन डालेंगे, वो आप खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले सर ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, मतलब ओड पॉजिटिव इंटीजर मतलब ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं सर 1 3 5 ऐसे, इनको ओड नंबर कहते हैं। तो सर इनसे हमें क्या समझ आ रहा है ना, उन्हें क्या कि भाई फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर, मतलब ओड नंबर के पेयर बनाओ, कंसेक्यूटिव ओड नंबर के पेयर बनाओ, बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन मान लो 10। दोनों जेडे ओड नंबर आपने मानने हैं दो कंसेक्यूटिव, वो क्या होने चाहिए 10 से छोटे होने चाहिए, यही बोला है हाँ। और उनका सम जो है वो 11 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ओड नंबर पता है, नहीं पता सर, तो चलो लेट करते हैं। लेट फर्स्ट क्या होगा ओड क्या होगा नंबर होगा। तो फर्स्ट ओड नंबर को मैंने क्या मान लिया x मान लिया। तो यहां से एक विजुअलाइजेशन आपको बहुत जरूरी है, आपको यहां से समझ आ रहा होगा कि सर ये ओड नंबर है ना, इसे तो ओड नंबर कहते हैं, बट हमें पता नहीं है कि भाई ओड नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, तो हम 1 नहीं मान सकते, इसीलिए हमने क्या लेट किया x लेट किया। तो ये बात तो आपको समझ आती होगी। एक यहां से आपको ये बात समझ आ रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव, इसे क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव ओड नंबर कहते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा क्या है आपका ओड नंबर है, पहले ये ओड नंबर आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, ऐसे ही आगे चलता जाता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो सर मेरा पहला कंसेक्यूटिव ओड नंबर मान लो यहां पर मेरे को पता थोड़ा ना कि कौन से ओड नंबर की बात कर रहा है, तो मैंने लेट कर लिया कि भाई फर्स्ट जो ओड नंबर होगा वो x होगा। तो ध्यान से देखो x अगर फर्स्ट होगा तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है +2 होगा, इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है +2 होगा, इन दोनों में भी +2 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो आपने इनमें से एक नंबर है ना, मान लो आपने ओड नंबर माना है x माना है, तो सिंपल सी बात है मान लो ये अगर ये x होता तो x का अगला कौन होता x +2 ही तो होता, 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा सर x प्लस क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही होगी, एक बार फिर से समझा देता हूं। इन्हें कहते हैं कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो ध्यान से देखो कि भाई एक के बाद दूसरे ओड नंबर में कितने का डिफरेंस है सर 2 का डिफरेंस है। अगर मान लो हमें पता थोड़ा ना कि वो कौन से ओड नंबर की बात कर रहा है, अगर हमें पता ही हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा ना रहा, तो हमें तो पता नहीं कौन सा ओड नंबर, हमने लेट कर लिया वो कौन सा ओड नंबर है x है। तो अगर x ओड नंबर होगा तो फिर इसका मतलब अगर ये x हो, एग्जांपल के तौर पे ये x हो, तो ये क्या होगा सर x प्लस क्या होगा 2 होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक के बाद दूसरा नंबर जो होता है उसमें +2 क्या करना होता है ऐड करना होता है। तो मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता कि कौन से ओड नंबर से वो बात कर रहा है, पहला मैंने मान लिया कि भाई वो x है, तो दूसरा ओड नंबर क्या होगा, आपको बात क्लियर हुई होगी कि दूसरा ओड नंबर क्या होगा x प्लस क्या होगा 2 होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन से ओड नंबर की वो क्या कर रहा है बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद कंडीशन देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है वो कर दो। वो बोल रहा है कि भाई क्या मान लो बोथ ऑफ व्हिच, मान लो दोनों जो नंबर है कंसेक्यूटिव ओड नंबर, मान लो फर्स्ट और 2 दोनों जो है वो कहता है कि भाई क्या है 10 से क्या है छोटे हैं, दोनों नंबर 10 से क्या है छोटे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, दोनों मतलब ये दोनों छोटे हैं, तो इसका मतलब क्या, मतलब x जो होगा वो भी 10 से छोटा होना चाहिए, x प्लस 2 भी क्या होना चाहिए 10 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। यही वो बोल रहा है कि भाई x भी 10 से छोटा होना चाहिए, x प्लस 2 भी क्या होना चाहिए 10 से छोटा होना चाहिए। ये आपको कंडीशन दी है पहले। उसके बाद देखो ये पहली कंडीशन है ना, इधर लिख लेते हैं x भी 10 से छोटा होना चाहिए, x प्लस 2 भी 10 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सर मेरे को बात समझ आ गई। उसके बाद अगला पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, मतलब स्मॉलर देन 10 हो गया, देन देयर सम इज मोर देन क्या होगा
11 होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई जो क्वेश्चन में गिवन थे। तो सेकंड कंडीशन आपको दी है, इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो 11 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, x प्लस 2 दोनों नंबर का सम 11 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपको समझ आ ही रहा होगा कि भाई x प्लस 2 अगर 10 से छोटा है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, प्लस 2 है, उधर जाके क्या होगा माइनस। तो x की वैल्यू मान लो 8 से क्या होनी चाहिए, छोटी, क्योंकि हमें पता है कि x प्लस 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 2 है, उधर जाके माइनस होगा, तो x भी 8 से छोटा होना चाहिए। तो फिर ये कंडीशन तो रही नहीं, क्योंकि x प्लस 2 अगर 10 से छोटा है तो x हमेशा क्या होगा, 8 से क्या होगा, छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये कंडीशन क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बात तो समझ आ रही है। उसने बोला था कि भाई दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, सर ये 10 से छोटा है, तो ये अगर 10 से छोटा होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 8 से छोटी होगी। तो अगर x 8 से छोटा होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो तो गई कि भाई दोनों नंबर, मान लो ये भी 10 से छोटा है तो x 8 से छोटा होगा, तो वो भी तो 10 से छोटा ही होगा। तो सर मेरे को बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलो यहां से करते हैं पहले सॉल्व। x प्लस x कितने हो गए, 2x हो गए। तो सर ये 2 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब 2x क्या हो गया, ग्रेटर देन 9 हो गया। x की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, ग्रेटर देन 4 पॉइंट क्या आ गई, 5 है ना। 9/2 को क्या कहते हैं, 4.5। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो उसने क्या कहा है कि भाई, उसने कहा है फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड क्या होगा, पेयर होगा। मतलब इनके पेयर बनाने हैं, इन दोनों के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, जो इन दोनों कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो फर्स्ट पेयर क्या होगा, 4.5 से बड़ा x क्या हो सकता है, तो सर 5 होता है। ऑड नंबर चाहिए ना, ऑड क्या होता है, 4.5 से बड़ा ऑड क्या होता है सर, 5 होता है। अगर पहला 5 होगा, पहला 5 नंबर हुआ, तो दूसरा कितना होगा, x प्लस, मतलब 5 प्लस 2, इसका मतलब कितना होगा, 7। फर्स्ट पेयर तो ये बन गया। उसके बाद उसने कहा जितने भी मतलब पेयर बनते हैं, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए वो बना के बताओ कि भाई कितने बनेंगे। तो ठीक है, तो सर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ा ऑड नंबर 5 होगा। अगर पहला 5 होगा तो दूसरा 5 प्लस 2 7 होगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलो कि भाई दूसरा, अब दूसरा x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4.5 से आगे x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सर अगर पहली 5 ली, दूसरी उसके बाद 7 भी तो हो सकती है। या ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरी x की वैल्यू क्या लेनी है, ये अगर x की वैल्यू 7 हो तो 7 भी तो 4.5 से बड़ी है। तो 7 4.5 से बड़ी है, तो x की वैल्यू सर 8 से क्या होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, 7 जो होता है वो 8 से छोटा भी है और इससे बड़ा भी है। तो x की वैल्यू ये ले सकते हैं। अगर x ये होगा तो सिंपल सी बात है सर, x और इसका पेयर बनाना है, तो ये क्या होगा, मतलब 7 प्लस 2 9 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद सर, उसके बाद क्या होगा, मतलब x की वैल्यू 4.5 से बड़ी, मतलब 5 भी आपने ले ली, 7 भी ले ली। उसके बाद ये ले सकते हैं 9 ले सकते हैं। अब ध्यान से यहां से देखना है, तो सर x की वैल्यू 4.5 से बड़ा ओड नंबर, 9 4.5 से बड़ा ओड नंबर होता है। बट दूसरी कंडीशन क्या कहती है, x की वैल्यू 8 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो सर x 8 से छोटा हुआ, नहीं हुआ। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। बट उसने क्वेश्चन में आपको बोला है वो दोनों कंडीशन को क्या करता होना चाहिए, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये वाला पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या बने, पेयर्स बने, मान लो ऑड नंबर के, जो इन दोनों कंडीशन को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे। आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, तो सर ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। ये आपको समझ आया होगा कि भाई कैसे इनके मैंने क्या बनाए, पेयर बनाए। मान लो ये दो पेयर्स जो है वो आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगला इसी टाइप का करते हैं। ठीक है, वो आप खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं करवाता हूं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, आप खुद उसको करने की कोशिश करना। मान लो क्या, अगर मान लो नहीं होगा फिर मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा।
ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। मान लो वीडियो को पॉज करो और खुद कोशिश करो कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो सर क्वेश्चन तो चेंज हो गया, पिछला क्वेश्चन तो आपने ओड वाला करवाया था, ये इवन हो गया। तो क्वेश्चन सही है, सेम ही है, ध्यान से देखो। ठीक है, मान लो अगर मैं इवन नंबर पूछूं तो सर कहां से शुरू होते हैं, 2 से, 2 4 6 8 मान लो 10, ऐसे ही तो इवन नंबर हो गए। बट सर हमें तो पता नहीं कि भाई इवन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट इवन नंबर, उसमें मैंने ओड को एक्स माना था, इसमें मैं इवन नंबर को क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। उस क्वेश्चन में मैंने ओड नंबर को क्या माना था, एक्स माना था। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि वो इवन की बात कर रहा है, तो इवन नंबर को मैं मान लो क्या मान लेता हूं, एक्स। तो यहां पे लिख लो, मान लो लेट कर लो, है ना, लेट फर्स्ट मान लो क्या होगा, इवन नंबर क्या होगा, मान लो एक्स होगा। तो अगर फर्स्ट इवन नंबर एक्स होगा तो सर इसमें भी तो वही पैटर्न चल रहा है, देखो +2 +2 +2 +2। तो इसका मतलब अगर पहला मान लो क्या होगा, एक्स होगा, तो सिंपल सी बात है, उसके बाद अगला मतलब कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो उसके अगला क्या होगा, x + 2 ही होगा। क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं इसको x कहूंगा तो इसको क्या कहूंगा, x + 2 ही तो कहूंगा। 6 को x कहूं तो 6 + 2 8 बना, तो x + 2 क्या होगा, अगला नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, हमें पता नहीं, हमने x लिख लिया, तो फिर सेकंड इवन नंबर क्या होगा, सेकंड इवन नंबर क्या हो गया, x + क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर होगी। आगे क्वेश्चन पढ़ो, मान लो कंडीशन क्या दी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो कंडीशन, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन क्या होगा, 5 होगा। वो बोल रहा है कि भाई x भी 5 से बड़ा होना चाहिए, तो x + 2 भी क्या होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये तो सही है सर, x अगर 5 से बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है सर, x + 2 जो होगा वो भी 5 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ध्यान से एक बात समझिए, क्या बोल रहा हूं, x जो अगर 5 से बड़ा होगा तो x + 2 भी तो 5 से बड़ा ही होगा। x की वैल्यू अगर 6 लोगे तो यहां पर 6 + 2 8 भी तो 5 से बड़ा ही होगा। तो सर ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगे। मान लो हमें समझ आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ो कि अगला क्या बोल रहा है, सच दैट देयर सम इज लेस देन क्या होना चाहिए, 23। तो दूसरी कंडीशन, ये तो पहली हो गई, तो दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, वो बोला कि इन दोनों का सम x + 2 मान लो लेस देन क्या होना चाहिए, 23। ध्यान रखना है, लेस देन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला। तो ठीक है, तो जब लेस देन बोला तो ये वाला साइन, ग्रेटर देन बोला तो ये वाला साइन, अगर इक्वल टू भी बोला होता तो फिर इक्वल टू वाला भी साइन इसके साथ लगाना था। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो देखो ध्यान से, 2x हो गया, 2 इधर मान लो प्लस हो रहा है, पहले लिख लेते हैं, 2 हो गया, 23 हो गया, 2x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो इसका मतलब 2x लेस देन कितना आ गया, 21। सर 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 21/2। इसका मतलब x की वैल्यू किससे छोटी आई, 10.5 है ना, 21 का आधा कितना होता है, 10.5 होता है। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, और x की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो सर, यहां से ये कंडीशन बन रही है, देखो x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, और x की वैल्यू जो है वो 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो सर सबसे पहला 5 से बड़ा इवन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब पहला इवन नंबर क्या है, 6। 5 से बड़ा भी हो गया, 10.5 से छोटा भी हो गया। तो सर पहला अगर मान लो 6 होगा तो उसका दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इवन नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो यही तो बोला उन्होंने बोला कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के क्या बनाओ, पेयर बनाओ। ये x हो गया, ये वाला x हो गया, और ये क्या हो गया, x + 2 हो गया, पहला पेयर बन गया। उसके बाद सर x, मुझे पता है कि अगले पिछले में क्या किया था, पहला x, ये x + 2 हुआ, अब इसे x मान लेते हैं। अगर पहला 8 मतलब x को 8 मानते हैं, तो सिंपल सी बात है सर, 8 जो होगा वो 5 से बड़ा ही होगा, तो 5 से बड़ा है, और साथ के साथ x की वैल्यू जो है, मतलब x जो है आपने क्या माना, 8 जो है वो 5 से बड़ा है, और 10.5 से क्या है, छोटा है। तो भी सिंपल सी बात है, अगर ये x होगा तो फिर दूसरा क्या होगा, x + 2 मतलब 10 नहीं होगा, 8 + 2 10 होगा। उसके बाद तीसरा क्या लेना है सर, मेरे को पता है कि भाई अगर ये इसके लिए लिया, अब इसका आगे ये ले सकते हैं। तो ध्यान से देखो, 10, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो जो बोल रहा है। तो 10, अगर मान लो x 10 लेंगे तो x 10.5 से छोटा इवन नंबर है सर 10, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। 5 से बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर 10 होगा तो दूसरा क्या होगा, 12 होगा। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सर
12 बड़ा नहीं हो गया, इससे बड़ा हो गया। कोई 12 किससे बड़ा हुआ, मतलब x की वैल्यू थोड़ा ना 12 तो x प्लस 2 की वैल्यू है, तो x प्लस 2 की वैल्यू जो होगी वो मान लो क्या होगी, इन्होंने बोला कि x की वैल्यू 10.5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 10.5 से छोटी है, 10 है, तो ये तो x प्लस 2 की वैल्यू है। x प्लस 2 के बारे में उसने थोड़ा ना कोई इंफॉर्मेशन दी है, उसने ये बोला है कि x प्लस 2 हमेशा 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो 12 भी तो 5 से बड़ा ही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद सर x की वैल्यू 12 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि x जो होना चाहिए वो 10.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 12 उससे बड़ा होता है, तो इसीलिए कौन से 3 पेयर बने, ये 3 पेयर बने। ये आपका क्या हो गया आंसर। उसने बोला था कि भाई पेयर बनाओ उनके, तो ये आपके क्या बन गए, पेयर बन गए। तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। ये एक और क्वेश्चन इससे के साथ ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, ऑड इवन वाला। अब थोड़ा डिफरेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलो लिखो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन, 5वां। इन एन एक्सपेरिमेंट solution of hydrochloric acid. Hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula is C is equal to 5/9 F minus 32। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगली टाइप का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीड करो, रीड करके देखो कि भाई समझ आता है, कर सकते हो ना, अगर कर सकते हो तो करो, मान लो वीडियो को पॉज कर दो, नहीं कर सकते तो सोल्यूशन को देखो कि भाई कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है एक एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट इज सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता ही होगा, इसे क्या कहते हैं, HCl भी कहते हैं। मान लो HCl का सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री क्या होगा, सेल्सियस होगा। वो क्या बोल रहा है कि जो मान लो हाइड्रोक्लोरिक का सोल्यूशन है, उसे हमने कितने मतलब टेम्परेचर के बीच क्या किया, केप्ट किया। केप्ट मतलब उन दोनों के टेम्परेचर के बीच रखा, मतलब 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच उस सोल्यूशन को रखा। तो सिंपल सी बात है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, मान लो जो टेम्परेचर है ना, इनके बीच का मतलब इन दोनों के बीच रखना है। तो यहाँ पर जो HCl है, HCl का जो डिग्री मतलब टेम्परेचर है, HCl का डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है ना, क्योंकि ये भी सेल्सियस में, ये भी सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में, HCl का जो डिग्री सेल्सियस है वो किन दोनों के बीच होना चाहिए, इन दोनों के बीच होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से ये बात समझ आ रही है। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज केप्ट बिटवीन दिस। बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच, तो फिर इसका मतलब 30 से ज्यादा होना चाहिए और 35 से छोटा होना चाहिए। तो ये HCl का डिग्री सेल्सियस में क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया इन दोनों के बीच। ये क्वेश्चन में हमें दिया है। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ो, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहीट इफ द कन्वर्जन फार्मूला इज दिस। तो वो बोल रहा है कि भाई ये तो आ गया डिग्री सेल्सियस में, उसकी मान लो क्या है, टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच आ रहा है। तो कहता है ये जो मान लो डिग्री सेल्सियस में है उसे किस में कन्वर्ट करके बताओ, फारेनहीट में कन्वर्ट करके बताओ। ये फारेनहीट रेंज क्या बनेगी, उसे एक्सप्लेन करो। तो सर कर ही सकते हैं, मुझे पता है कि अगर डिग्री सेल्सियस में ये है तो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, देखो ध्यान से, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस किसके बराबर दी है, तो इसके बराबर दिया फारेनहीट के। तो इसका मतलब इसकी जगह पर ये भी यूज कर सकते हैं। तो फिर यही तो करना है, और क्या बोल रहा है, वो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच है, उसे किस में कन्वर्ट कर दो, फारेनहीट स्केल में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो इसका मतलब डिग्री सेल्सियस की जगह पर फारेनहीट लिख देंगे, बस इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाए हैं, है ना, सभी टाइप के, मतलब सभी टाइप के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, पीछे सॉल्व करवा दिए। तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। मान लो इसे अब मान लो वहां पर हम x निकालते थे, तो
यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, f कर रहा है। तो f की वैल्यू निकालनी है, ये कौन सी डिफिकल्ट बात है, तो निकाल ही सकते हैं। अगर f निकल गया तो सिंपल सी बात है, f की रेंज आ गई। देखो ये किसका सोल्यूशन था, HCl का। यही तो वो बोल रहा है कि भाई मान लो व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहीट, मतलब HCl की डिग्री फारेनहीट में रेंज निकालो कि डिग्री फारेनहीट में वो कितनी रेंज में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में समझते हैं कि क्या बोल रहा है वो। मान लो ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, तो सर मेरे को पता है इस इनक्वालिटी में इधर भी मल्टीप्लाई होता है, इधर भी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 × 27 270 डिग्री हो गया। तो इधर करेंगे 5f माइनस कितना हो गया 35। तो सर उधर ही करवाना है, नहीं मैंने बताया था कि ये वाला जो होता है इधर भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो चेंज मतलब इधर भी होगी सेम टू सेम इधर भी होगी। तो इधर करेंगे तो सर 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 270 और 45, 270 और 45 कितने होते हैं 315। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 315 आएगा, आ गया। उसके बाद सर 5 को खत्म करना है, तो फिर 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करें ना, आप कर ही सकते हो। मान लो लिख देता हूं मैं, मान लो 315 बटा कितना हो गया 5। अगर 5 से करोगे 5 5 25 होता है, 20 54 है ना, 20 ही हुआ, सही है 20 हुआ। तो 5 पे गया, 5 6 30 हो गया, तो 30 मतलब 15 आ गया। तो उसका इधर लिख लेते हैं 54 आया, तो उसके साथ है ना इधर कितना आया सर 54। इसके बाद आया आपका f माइनस 35 आ गया। उसके बाद सर आ गया मान लो इधर 63 आ गया। तो देखो मेरे को पता है मैंने f निकालना है, ये माइनस 35 है, तो दोनों तरफ क्या होगा सर प्लस हो जाएगा, इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा। 54 प्लस कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे f रह जाएगा। 63 प्लस कितना हो जाएगा 35, तो इसे प्लस करें तो कितना बना सर 54 और मान लो क्या 35, 89 बना है ना, 89 ही बना 89। और यहाँ पर f यहाँ पर कितना आया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आया सर 90 क्या आया 8 आया। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, मैंने कोई गलती ना की हो, बाकी क्वेश्चन आप क्या है इजीली उसको क्या कर लेना समझ लेना। काटने में कोई गलती तो नहीं की। देखो 5 या कितना हो गया 25, मान लो 25 और मान लो 20 बना, 5 हो गया सही है। तो सर इसको काटा, मान लो 5 6 या कितना हो गया 30, तो 30 तो 15, तो ये भी सही है। तो सर इसने उधर प्लस होना था, इसने क्या होना था इधर प्लस होना था, तो ये आपका क्या बना आंसर बना। ओ हो सर इधर आपको 32 दिया है, आप 35 लिख रहे हो, तो इधर मतलब 32 होना है, इधर क्या होना है 32 होना है। ध्यान रखा करो कैलकुलेशन में कि जब मैं कोई गड़बड़ ना करूं। ठीक है, तो ये 32 है, देखो ध्यान से, तो इधर 32 होगा, तो सर 32 होगा तो इधर भी 32 प्लस होगा, इधर भी क्या होगा 32 प्लस, तो सर 32 प्लस हुआ, तो फिर आंसर क्या बना 86 बना, इधर कितना बना 95 बना। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ आया ही होगा। उसने बोला था कि भाई पहले आपको डिग्री सेल्सियस में आपको दिया था कि सॉल्यूशन किस रेंज में एग्जिस्ट करता है, इस रेंज में। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा आ गया, मतलब ये टेम्परेचर किसका था HCl सॉल्यूशन का था, तो HCl सॉल्यूशन का टेम्परेचर किस स्केल में आ गया फारेनहीट में। तो यही उसने पूछा था कि भाई फारेनहीट स्केल में वो कितनी रेंज में क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब डिग्री में वो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच है, फारेनहीट स्केल में वो 86 डिग्री से मान लो 95 डिग्री के क्या है बीच है, इन फारेनहीट क्या होगा स्केल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ आई होगी। तो चलो अगला क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन करते हैं, तो अगर ये भी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन और उसको भी खुद ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर देखना सोल्यूशन कि भाई कैसे उस क्वेश्चन को क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, मान लो अगला क्वेश्चन। Shortest side and third side is 2 centimeter shorter than longest side if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. Find the minimum length of the
शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो रीड करो जल्दी जल्दी और रीड करके वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं कि भाई क्या लिखा है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला है कि भाई जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, लॉन्गेस्ट ट्रायंगल की जो साइड है वो किसके बराबर है, 3 इंटू, है ना, यही बोला 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है, तो यही बोला आपको। एंड द थर्ड साइड इज क्या होगा, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो सर सिंपल सी बात है, पहले तो इसे मान लो निकाल लेते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, बार बार ये थोड़ा ना लिखते रहेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड, तो सीधा लिखते हैं मान लो लॉन्गेस्ट साइड को, मान लो अब मैं आपको पूछूं, मान लो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए हम उसको मान लो एक्स वाई की टर्म्स में लेट करते हैं, तो मान लो कि अगर एक्स मानना हो तो किसको मानेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा सर लॉन्गेस्ट साइड हमें पता है 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड है, तो शॉर्टेस्ट साइड का पता चल जाए तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, उसके बराबर होगा, मतलब जो भी आप शॉर्टेस्ट साइड मानोगे, अब बार बार शॉर्टेस्ट साइड थोड़ा ना लिखेंगे, इसे एक्स लिख लेते हैं या वाई लिख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने लेट कर लिया ना, लेट कर लिया शॉर्टेस्ट क्या होगा साइड, शॉर्टेस्ट साइड मैंने लेट की कितनी, मान लो एक्स क्या कर ली, लेट कर ली, तो जो अगर शॉर्टेस्ट साइड एक्स होगी तो सिंपल सी बात है सर मेरे को समझ आ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो कितनी होगी, 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड, तो एक्स है तो 3x हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, अब आसान हो गया लिखना थर्ड साइड, वो बोल रहा है कि भाई जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द, मान लो लॉन्गेस्ट क्या होगा, साइड होगा। ठीक है, तो मतलब क्या, मान लो अगर मैं बोलूं कि भाई मीरा की हाइट, मान लो मीरा की हाइट है ना, मीरा की हाइट जो है, मीरा की हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, मान लो सुनीता जो है वो उससे 2 सेंटीमीटर क्या है, छोटी है। मीरा की हाइट 8 सेंटीमीटर है, देखिए 8 सेंटीमीटर नहीं है, 8 फीट मान लो, है ना, इतनी 8 फीट भी नहीं, मान लो 8 नहीं, चलो मान लो 5 फीट मान लेते हैं, 5 फीट मान लेते हैं, और सुनीता की जो हाइट है वो उससे क्या है, 2 फीट क्या है, छोटी है ना, सेंटीमीटर तो बहुत छोटे यूनिट होते हैं सर, इतनी छोटी हाइट थोड़ा होगी। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मान लो मीरा की हाइट 5 फीट है और सुनीता की हाइट उससे 2 फीट क्या है, छोटी है, तो सिंपल सी बात है आपको आंसर पूछा जाए कि क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भाई सुनीता की हाइट क्या होगी, 3 फीट होगी। तो सिंपल सी बात है, मतलब क्या हुआ, छोटी का मतलब क्या हुआ सर, 2 उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो छोटा हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पर भी पढ़ो, यही बोला है इफ द मतलब थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, इसका मतलब जो उसकी वैल्यू है उसमें से है ना, उसको माइनस किया, तो लॉन्गर साइड कितनी है सर, 3x है, तो 3x में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो आपकी क्या बन जाएगी, थर्ड साइड बन जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आगे पढ़ो कि भाई क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज एटलीस्ट, तो एटलीस्ट वर्ड मेरे को पता है सर कि भाई पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 61 दे दिया, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ क्या होगा, शॉर्टेस्ट क्या होगा, साइड होगा। तो इसे x की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड हमने किसको माना है, x को माना है, बस आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता था, एक्चुअल में आपने सीखा होगा कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके पेरीमीटर का मतलब होता है ये वाला, है ना, बार वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं। तो सर मान लो अगर ट्रायंगल अनइक्वल बनाए, ठीक है, तो ये तो आप इक्विलेटरल बना रहे हो, मान लो ऐसी ट्रायंगल बनाए, एक थोड़ी सी बड़ी हो जाए, एक लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाए, एक क्या है सर, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपने, तो चलो राइट एंगल नहीं बनाते, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गई। तो अगर ऐसी ट्रायंगल हो तो सिंपल सी बात है, ये लॉन्गेस्ट है, ये आपको 3x दी है, ये आपको मान लो उससे सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, x हो गई, ये आपको 3x माइनस क्या दे दिया, 2 दे दी है। तो सिंपल सी बात है सर, मुझे पता है कि पेरीमीटर का मतलब इनका प्लस होता है, बार इस वाली चीजों का, तो इन तीनों का प्लस दे दिया मेरे को, किसके बराबर, मान लो 61 या 61 से बड़ा, तो कर देते हैं प्लस, x प्लस कितना हो गया, 3x प्लस 3x माइनस 2, है ना, तीनों साइड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 61। पेरीमीटर को क्या कहते हैं, सम ऑफ क्या होते हैं, साइड्स ऑफ क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो प्लस माइनस करो, देखो 6x 7x हो गया, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 61, ये माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो इसमें से 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। उसके बाद सर x, मान लो मुझे पता है 7 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, इसका मतलब 63 बटा कितना आ जाएगा, 7, इसका मतलब 9, x की वैल्यू क्या आएगी, 9। तो इसका मतलब क्या है सर, मेरे को समझ आ रहा है, इसका मतलब x की मतलब कम से कम वैल्यू क्या है, 9 है, और 9 से ज्यादा है। तो उसने क्या पूछा है, कम से कम ही पूछा है, देखो ध्यान से पढ़ के, उन्होंने बोला कि भाई
भाई एटलीस्ट फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ क्या होगा शॉर्टेस्ट साइड, कम से कम शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ क्या होगी। तो सर कम से कम x की वैल्यू, x ही शॉर्टेस्ट साइड है तो कम से कम उसकी वैल्यू कितनी है 9। तो फिर इसका मतलब छोटी से छोटी या मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या है 9 है। तो मिनिमम लेंथ जो होगी है ना, मिनिमम लेंथ ऑफ क्या होगी शॉर्टेस्ट क्या होगी आपकी साइड होगी, वो क्या होगी आपकी कितनी 9 होगी। 9 है ना, x की वैल्यू सबसे छोटी कितनी है 9, 9 से बड़ी भी हो सकती है बट सबसे छोटी कितनी है 9। तो फिर इसका मतलब शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी 9 होगी। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ आई होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो भी खुद लिख के ट्राई करना, फिर मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो जल्दी जल्दी उसकी स्टेटमेंट लिखो, फिर आप खुद उसको करने की कोशिश करना। Three centimeter longer than the shortest. Third length is twice as long as the shortest piece. What possible length of the shortest piece if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि भाई कैसे ये क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आपने कोशिश की होगी, कहता है कि भाई ये मैन कट्स द वुडन बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर इनटू 3 पीसेस। मान लो एक वुडन बोर्ड है, एक मान लो ऐसा कोई मान लो आपके पास बोर्ड है, इसके 3 पीस बनाने हैं उसने, है ना, 3 पीस बनाने हैं और 3 पीस बनाने हैं। तो इसकी लेंथ आपको कितनी दी है, मान लो वुडन ब्लॉक की, मान लो बोर्ड की 91 सेंटीमीटर। इफ द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लोंगर देन द शॉर्टेस्ट। तो क्या बोल रहा है कि भाई सेकंड लेंथ, फिर से सर सेकंड लेंथ आपको बोला, देखो सेकंड लेंथ इज क्या होगा, इज टू बी 3 सेंटीमीटर लोंगर देन द शॉर्टेस्ट। तो फिर से क्या लेट करेंगे, शॉर्टेस्ट ही लेट करेंगे, क्योंकि आपको क्या दिया, देखो यहाँ पे फिर से बोला है सेकंड लेंथ जो होगी है ना, सेकंड लेंथ या सेकंड पीस, सेकंड लेंथ जो होगा वो क्या है 3 सेंटीमीटर बड़ा है। तो जब छोटा था तो माइनस किया था, बड़ा होगा तो फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे। किससे बड़ा है, शॉर्टेस्ट मान लो लेंथ से क्या है बड़ा है, या शॉर्टेस्ट पीस से क्या है बड़ा है। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसे निकालना है तो इसको पता होना चाहिए, तो इसे हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं। तो मान लो कि भाई शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ को हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ इज x। तो फिर सिंपल सी बात है सर, शॉर्टेस्ट ये हो गई, तो फिर सेकंड लेंथ क्या हो गई, सेकंड लेंथ क्या होगी, मान लो शॉर्टेस्ट प्लस कितना होगा 3 होगा, यही बोला उसने। उसके बाद आगे बढ़ो कि भाई क्या बोल रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट देन द थर्ड लेंथ, थर्ड नहीं मानी तो फिर थर्ड लेंथ आ गई। तो सर थर्ड लेंथ जो है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, तो देखो ध्यान से कि भाई थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज क्या होगा शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पीस। तो शॉर्टेस्ट पीस ये है
ट्वाइस एज, मान लो ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट से क्या है 2 टाइम्स है, तो फिर इसे हम सीधा क्या लिख सकते हैं सर 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि भाई कौन कौन सी लेंथ दी है, कैसे कैसे दी है। अब क्वेश्चन पढ़ो कि भाई क्या पूछ रहे हैं आपसे, मान लो व्हाट पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, इफ द थर्ड पीस इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर, जो अगर मान लो कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है, इफ द थर्ड पीस, तो थर्ड पीस क्या है 2x जो है ना, थर्ड पीस इज एट लीस्ट, तो एट लीस्ट का मतलब क्या होता है सर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द क्या होगा सेकंड होगा। वो क्या बोल रहे हैं सर कि जो थर्ड पीस की लेंथ है वो एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, मान लो क्या 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, तो सर लॉन्गर देन द सेकंड कौन सी है, ये इससे 5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो भी सिंपल सी बात है इसकी लेंथ इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है सर ये 2x जो होगा वो इसमें मान लो 3x + 3 से मान लो 5 ज्यादा होना चाहिए, तो 5 इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है, तो बात आपको क्लियर होगी। तो इसको देखो यहाँ से क्या कंडीशन बन रही है, एक कंडीशन बनी सर x हो गया प्लस 8 हो गया, तो x इधर प्लस का उधर जाके माइनस 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, तो यहां से सर मेरे को पता चल गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 8 या 8 से बड़ी, तो x की मतलब कम से कम वैल्यू क्या होगी 8 होगी। उसके बाद यही पूछ रहा है, देखो क्या ध्यान से क्वेश्चन में, इफ द थर्ड पीस क्या पूछा आपको क्वेश्चन, if the second क्या what possible length of shortest piece, मतलब shortest piece की लेंथ पूछी है कि भाई पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो सर मेरे को ये समझ आ गई कि भाई उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी 8, तो मैक्सिमम हमें पता नहीं कि भाई कितनी होगी, मैक्सिमम आपको पता नहीं है, तो सर मैक्सिमम भी मेरे को पता हो सकती है, कैसे ध्यान से देखो, यहां से आपको पता चला कि भाई x की मिनिमम लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो सर मैक्सिमम पता है, तो मैक्सिमम पता तो है क्योंकि बोर्ड कितने सेंटीमीटर का सर 91 सेंटीमीटर का, तो मैक्सिमम 91 से ज्यादा थोड़ा ना हो सकती है। अगर आप इनको 3 पीस में काट रहे हो तो सिंपल सी बात है कि जो 3 पीस हैं उनका मान लो ज्यादा से ज्यादा मतलब लेंथ किसके बराबर हो सकती है, इसके बराबर ही हो सकती है। अदरवाइज मान लो कुछ इसमें से क्या कर गया, कुछ इसमें से मान लो टूट गई, मान लो लकड़ जब आपने काटनी शुरू की कुछ लकड़ टूट गई, तो सिंपल सी बात है अगर टूट गई तो फिर इसकी लेंथ मान लो जो तीनों पीसेस की लेंथ है उनका सम या तो सर 91 के बराबर होगा या 91 से क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि 91 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पीस किससे बनाने हैं 91 सेंटीमीटर ब्लॉक से बनाने हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब क्या तीनों का सम, सर 3 सम कौन सा x + 3 + 2x, यहाँ पे क्या लिखेंगे ग्रेटर देन लिखेंगे, तो ग्रेटर देन नहीं होगा सर, इसकी वैल्यू क्या होगी या तो 90 के क्या हो जाएंगे सॉरी 91 के, हेलो इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर मान लो इसमें से कोई भी हिस्सा टूटा नहीं सीधे सीधे पीस काट लिए या तो ये 91 के बराबर हो गई, अगर मान लो इसमें से कुछ टूट गया, मान लो कुछ हिस्सा टूट गया, तो तीनों का प्लस किसके बराबर होगा 91 से छोटा भी तो हो सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो मेरे को थोड़ा ना पता कि टूटा या नहीं टूटा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, मान लो जो लेंथ होगी थर्ड पीस, मान लो तीनों के सम की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 91 के या तो बराबर होगी, अगर कोई टूटा नहीं हिस्सा मान लो सीधे सीधे रहे, तो अगर मान लो अगर कुछ टूटा तो इसकी वैल्यू 91 से क्या होगी छोटी होगी, तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये एटमोस्ट वाला केस हो गया। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां से तो समझ आ गया कि x की मिनिमम लेंथ कितनी है 8, अब मैक्सिमम कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। तो देखो ध्यान से सर, मेरे को पता है x 2x 3x 4x, तो 4x + 3 इधर कितना आ गया 91, तो 4x आ गया, तो सर 3 इधर प्लस उधर जाके माइनस 91 - 3 4x कितना हो गया सर 88, तो x कितना हो गया सर ये इधर डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 88 से 4 डिवाइड करोगे 88 4 मतलब कितना हो गया 22, तो x की वैल्यू कितनी होगी देखो ध्यान से, अब दोनों को इकट्ठा करना है, तो x की वैल्यू मैंने बताया था कि इसको कैसे लिखना होता है, पहले इधर लिख लो, जिधर मुंह खुला है पहले उसको लिख लो ना, इधर 8 से ये मुंह खुला है, तो देखो इधर x की तरफ मुंह बंद है, तो मुंह बंद कर दो, तो इसका मतलब 22। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि x जो है मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो किस किस के बीच में होगी ना, शॉर्टेस्ट लेंथ ही तो x है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब मिनिमम मतलब सबसे छोटी लेंथ कितनी होगी शॉर्टेस्ट की 8 होगी, और ज्यादा से ज्यादा वो कितनी हो सकती है 22 सेंटीमीटर हो सकती है। तो यहां से दो चीजें समझ आई, x की मिनिमम वैल्यू मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ की मिनिमम वैल्यू कितनी है 8 है, और यहां से ये समझ आया कि भाई x की मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ की सबसे ज्यादा लेंथ कितनी हो सकती है, 22 हो सकती है। ना तो 22 से बड़ी हो सकती है, ना 8 से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी कि कैसे ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ, कैसे इस क्वेश्चन के साथ हमने क्या किया, डील किया। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर, आपको क्लियर हो ही होगी। तो चलो मान लो इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बाकी इसके और भी क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, मैं उसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।